हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने जो जुलाई 2024 का पेपर अपलोड किया था उसके अंदर कुछ वॉइस इशू आ गया था, जिसकी वजह से वो मैंने अपने चैनल से वीडियो को रिमूव कर दिया है और आपके लिए एक फ्रेश वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम जुलाई 2024 का पेपर को सॉल्व करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब का बटन दबा के, और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक का बटन दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज्ड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो किसके बारे में पूछा गया है? ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो आपको एक बात समझनी होगी, जब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्लड फ्लो की। किसकी बात करते हैं? ब्लड फ्लो की। कहाँ से? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स। ठीक है, ये हमारे बेटा दो साइकिल्स है। एक होती है लंग्स से हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स। लंग्स टू हार्ट जब जाता है तो क्या होता है बेटा? देखिए, लंग्स का काम क्या होता है? हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे लेके आना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से रिमूव करना। करेक्ट। तो लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ऐसे ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। फिर ये जो हार्ट होती है बेटा, ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर सर्कुलेट करती है। ठीक है, एक साइकिल बेटा आपकी ये चलती है। दूसरा क्या होता है? फिर बॉडी पार्ट से जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है, वो हमारे हार्ट तक जाता है। एंड हार्ट से फिर वो बेटा लंग्स तक जाता है फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन। क्योंकि प्योरिफिकेशन कहाँ हो रहा है? हमारा ब्लड का लंग्स के अंदर हो रहा है। तो एक साइकिल हमारी ये चलती है। तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा कैसा होता है? क्लोज्ड होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। देखिए, दो बार सर्कुलेशन हुआ, एक हुआ लंग्स टू हार्ट, एक हुआ हार्ट टू लंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। अ जेंडर रेस्पॉन्सिव पैथोलॉजी इन साइंस एंटेल्स। जब हम साइंस के अंदर जेंडर रेस्पॉन्सिव पैथोलॉजी की बात करते हैं तो हम इससे क्या तात्पर्य निकालते हैं, हम क्या चीज समझते हैं? क्या हमें जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज करनी चाहिए? बिल्कुल बेटा, हमें जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। अभी जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज होता क्या है, इसे समझिए। देखिए, हमारे पास दो वर्ड्स हैं। मैं आपको बोलती हूँ, एक वर्ड बोलती हूँ मैं बैट्स पर्सन, और एक वर्ड मैं आपको बोलती हूँ बैट्स मैन। ठीक है, एक वर्ड मैं आपको बोलती हूँ बैट्स विमेन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको इन तीनों वर्ड्स में से चूज करना हो तो बेस्ट वर्ड कौन सा होगा इन तीनों में से सेलेक्ट करने के लिए? बैट्स पर्सन। क्यों होगा? क्योंकि बेटा जो बैटिंग कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो मैन ही होगा या वो वुमेन ही होगा। मैंस भी बैटिंग करते हैं, वुमेन भी बैटिंग करती है। तो हमें कभी भी बैट्समैन या बैट्स वुमेन नहीं यूज करना चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए? बैट्स पर्सन यूज करना चाहिए। इसी को बोलते हैं जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम जेंडर का जो यूज है वो प्रॉपर और सेंसिटिव तरीके से करें। ठीक है, हम किसी एक को आपका डोमिनेट ना करें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है एंगेजिंग स्टूडेंट इन एग्जामिंग स्टीरियोटाइप्स। हमारे जो बेटा क्लासेस होती हैं उसमें बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे बॉयज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है गर्ल्स से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गर्ल्स को कहा जाएगा कि आप कोई फंक्शन चल रहा है तो गर्ल्स को हो सकता है कहा जाए कि आप कॉफ़ी की प्रिपरेशन कीजिए, डेकोरेशन कीजिए, और जो टेबल चेयर्स है वो बॉयज़ वो कराएंगे, हटाएंगे, क्योंकि बॉयज़ मस्कुलरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है? स्टीरियोटाइप है। तो अब बच्चों को एग्जामिन करना आना चाहिए कि कौन कौन से स्टीरियोटाइप्स हमारे आसपास हैं, ताकि वो उन स्टीरियोटाइप्स को रिमूव कर सकें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्या हमें जेंडर बेस्ड ग्रुप बनाना चाहिए? बेटा, जब हम जेंडर बेस्ड ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि बॉयज़ का अलग गर्ल्स का अलग, तो हम क्या करते हैं, उनके अंदर एक भेदभाव की भावना लाते हैं कि जो बॉयज़ है वो गर्ल्स से अलग हैं या गर्ल्स बॉयज़ से अलग हैं। तो हमें कभी भी जेंडर बेस्ड ग्रुप्स नहीं बनाने चाहिए। यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे इस लाइन को पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, तो आपको लगेगा कि मैम ये राइट
ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। हमारे को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन असेसमेंट हम पढ़ते आने की यूज करना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ कंटेक्स्ट को समझिए, कंटेक्स्ट क्या है। यहाँ हम जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडोलॉजी की बात कर रहे हैं, ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती हूँ तब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर मैं जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडोलॉजी की बात करती हूँ तो ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं समझ में आया मैम? कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये बोलना चाह रहे हैं जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडोलॉजी में कि हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए अलग इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए और जो मेल्स हैं उनके लिए अलग असेसमेंट होना चाहिए, अलग वो होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें इन दोनों में क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके से दोनों को ट्रीट करना चाहिए। तो जब हम मेल्स को फीमेल्स से अलग ट्रीट करेंगे तो सीधी सी बात है उनके अंदर बेटा समानता आने की ही नहीं है, वो अपने आप को अलग फील करेंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। एक बात मैं बेटा यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूंगी, यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो वो मुझे इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप कर सकता है 9958999262। कॉस्ट 250 ओनली आपकी कॉस्ट रहती है। कंटेंट प्लस पेडोलॉजी आपकी बेटा यहाँ पे रहता है प्लस PYQ, आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन, ये कहते हैं कि जो फ्लेम होता है उसका कलर किस पे डिपेंड करता है। देखिए बेसिकली क्या है, ये तीनों ही फैक्टर्स क्या है, कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो फ्लेम होता है उसके कलर्स के लिए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे को दो ही ऑप्शन चूज करने हैं, हमारे पास तीन का ऑप्शन नहीं है, तो हम बेस्ट टू के साथ जाएंगे। तो अब देखते हैं बेस्ट टू ऑप्शन हमारे बेटा इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस की। तो नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस की बात करते हैं तो देखिए एक बात समझिए कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अलग अलग कलर की लाइट को इमिट करते हैं जब वो हीट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कॉपर की बात करूं तो जब कॉपर बर्न होता है तो वो ग्रीन कलर देता है, और जब सोडियम बर्न होता है, ठीक है, तो वो येलो कलर देता है। तो इसलिए हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो जब सब्सटेंस जलाया जा रहा है उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो ये तो मेरा ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन सप्लाई। अब हमने बेटा फ्लेम वाले में एक चीज समझी थी। देखिए अगर आपको याद हो तो हमारे 3 जोन थे फ्लेम में, ठीक है, 3 जोन्स थे फ्लेम में। अब 3 जोन्स में जो पहले वाला जो जोन था, यानी कि आउटर जोन जो था बेटा, यहाँ पे कंबशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। जो अंदर था वहां पे क्या होता है, कंबशन होता ही नहीं है। क्या होता है, कंबशन अंदर की साइड होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती। बाहर के जोन में ऑक्सीजन कंप्लीट मिलता है, अंदर वाले जोन में पार्शियल मिलता है, और अंदर तक बिल्कुल जो इनर जोन है वहां पे आपका ऑक्सीजन जाता ही नहीं है। इसी वजह से क्या था बेटा, इनके क्या थे, अलग अलग कलर के आपकी कलर्स थे। जैसे बाहर ऑक्सीजन जाता है तो बाहर आपको ब्लू कलर देखने को मिला, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है इसलिए येलो कलर देखने को मिला फ्लेम का, और अंदर आपका क्योंकि ऑक्सीजन जाता ही नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आपका बेटा ब्लैक कलर यहाँ पे आपका होता है। अनबर्न वैक्स पेपर्स यहाँ पे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई मेरा क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है कलर चेंज के लिए या फ्लेम के कलर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही है, यानी कि बी ऑप्शन के साथ भी हम जाएंगे। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो बेटा टेम्परेचर का इतना ज़्यादा कोई खास रोल होता नहीं है, लेकिन अगेन मैं यही बोलूँगी कि यदि आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं ए बी सी, देन गो विद द 3। अगर 3 नहीं आते देन चूज ए एंड बी, नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन सप्लाई। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ के बारे में क्या बात सही है। तो बेटे एक मैं बहुत शॉर्ट में समझाती हूँ कि साइंटिफिक लॉज क्या होते हैं। देखिए साइंटिफिक लॉज जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि एक्चुअली में, ये सबसे पहले समझिए ये क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन्स क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन्स ये क्या होते हैं, ऑब्जर्वेबल
फिनोमिना पे बेस्ड होता है, यानी कि जो चीज ऑब्जर्व की जाती है रिपीटेड टाइम, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसको हम देखते हैं कि बार बार एक्सपेरिमेंट करने पे अगर हमारे को सेम चीज मिलती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक टाइम पे आके हमारा लॉ बन जाता है। याद रखेंगे कि जो साइंटिफिक लॉ होता है वो हमेशा ये बताता है कि व्हाट विल हैपन। साइंटिफिक लॉज बताते हैं कि कोई भी चीज होने पे क्या इवेंट होगा, दैट इज लॉ। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स ने हमें एक लॉ दिया कि जब कभी भी कोई भी सब्सटेंस हमारा ऊपर जाएगा तो वो नीचे आएगा, वो कोई भी ऊपर जो हम सब्सटेंस ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगा, दिस इज लॉ। ठीक है, अब ये क्यों, ग्रेविटी, उसने बताया किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे। अब ये किस वजह से हो रहा है, ये जो आता है ये थ्योरी के अंदर आता है, ये किस में आता है, साइंटिफिक थ्योरी के अंदर आता है। लॉ कहता है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ऊपर जाने वाली चीज सभी नीचे अर्थ अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, ये लॉ हो गया। अब क्यों होगा, वो ग्रेविटेशन की वजह से, ये हमें बताती है साइंटिफिक थ्योरी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बात याद रखेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम थ्योरी लॉ में कन्वर्ट नहीं होता। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि थ्योरी हमारी लॉ में कन्वर्ट नहीं होती। थ्योरी अलग चीज होती है, लॉ अलग चीज होता है। थ्योरी हमें एक्सप्लेनेशन देती है किसी भी चीज का, एक्सप्लेनेशन देती है कि वो जो लॉ बना वो किस वजह से लॉ बना, ठीक है। और साइंटिफिक लॉ हमें बताता है कि क्या चीज होगी, ठीक है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। इन्होंने बोला दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिनन। ये कहते हैं कि साइंटिफिक लॉ जो भी हमारा फिजिकल फिनोमिनन हो रहा है उसकी रीजनिंग देता है। रीजनिंग से मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, याद रखेंगे, रीजनिंग मतलब एक्सप्लेनेशन। और मैंने अभी बताया एक्सप्लेनेशन किस में मिलता है, थ्योरी में मिलता है, ना कि साइंटिफिक लॉ में, तो ये नहीं होगा। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन। ये बात सही है कि जो ऑब्जर्व हमने फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया उनके बीच का रिलेशनशिप ये एक्सप्लेन करता है। दे आर फॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज। मैंने अभी बताया बेटा, साइंटिफिक थ्योरीज अलग चीज होती हैं, साइंटिफिक लॉज अलग चीज होती हैं। थ्योरीज हमें बताती हैं कि वो लॉ क्यों बना, कैसे काम करेगा। और साइंटिफिक लॉ हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, एक रिलेशनशिप होती है जो हमारे को बताती है कि क्या चीज होगी। ये कहते हैं क्या साइंटिफिक लॉ कभी भी चेंज नहीं हो सकता, क्या उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर हमारे को नए एविडेंसेस मिलते हैं, नए सबूत मिलते हैं, और अगर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अगर वो ट्रू प्रूव हो जाते हैं, तो साइंटिफिक लॉ के अंदर भी चेंजेस आती हैं। यहीं से हमारा आता है, क्या हमारा साइंस आपका कांस्टेंट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, साइंस हमारा कांस्टेंट नहीं होता। साइंस में चेंजेस आते हैं, कोई भी चीज स्थिर नहीं होती, सब चीज के अंदर बदलाव आता है अगर नई चीज जो है वो प्रूव हो जाती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब देखिए यहाँ पे ना दो चीजें वर्ड यूज हुई हैं, एक तो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, और एक वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो हम पहले इन सभी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, फिर इस स्टेटमेंट को समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जब एक ही फ्लावर के अंदर हमारा मेल पार्ट भी होता है, मैं इसको बोल देती हूँ मेल पार्ट, और इसी के अंदर मेरा क्या होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। एक ऐसा फ्लावर जहाँ पे मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। उसके बाद आता है मेरा क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या आता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि सिंगल, यानी कि एक फ्लावर जिसके अंदर क्या होगा, एक ही पार्ट होगा। ये जो पार्ट हो सकता है ये मेल पार्ट भी हो सकता है या फीमेल पार्ट भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम समझेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए यदि मान लीजिए मेरा ये एक प्लांट है, ये क्या है, मेरा एक प्लांट है, ठीक है, ये मेरा एक प्लांट है, इस पे मैंने एक फ्लावर बनाया, एक ऐसा फ्लावर बनाया जिसके क्या है, दोनों पार्ट हैं, ये मैंने एक और फ्लावर बनाया, दो फ्लावर्स बनाए, ठीक है। अब इस दोनों फ्लावर्स के अंदर मैं मान के चलती हूँ, इस वाले फ्लावर के पास क्या है, आपके दोनों पार्ट्स हैं, इसके पास एक ही पार्ट है, ठीक है। तो
आपको ये पता है पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि मेल पार्ट से फीमेल पार्ट, मैं इसको फीमेल मान लेती हूँ, इसे फीमेल मान लेती हूँ, ठीक है। तो जब एंथर का स्टिग्मा पे जब आपका पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, अब देखिए, अब इसकी जो मेल पार्ट है ये क्या कर सकता है, अपने जो पोलन ग्रेन है वो इस वाले फीमेल को भी दे सकता है और इस वाले फीमेल को भी दे सकता है, दोनों में। अगर चाहे वो अपने वाले फ्लावर में दे या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर को देता है, तो दोनों ही केस में ये क्या हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower or another flower of the same plant। अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर ये बेटा ये है आपका इस यहाँ का जो पॉलन ग्रेन्स है वो किसी और प्लांट के फ्लावर पे जाता है, ये मेरा डिफरेंट प्लांट है, क्या है ये डिफरेंट प्लांट है, ये डिफरेंट प्लांट है। अगर इसका जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ चला जाता है, दूसरे प्लांट पर जाता है, तो इट विल बिकम्स क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ तक याद रखेंगे, ठीक है। सेम प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखिए, ऐसा नहीं होता कि सेल्फ पॉलिनेशन आपका सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मेरा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी हो सकता है, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। तो उसमें क्या देखा था कि आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, बस सेम प्लांट होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए एक प्लांट में ये दोनों ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये इसमें मेल है इसमें फीमेल पार्ट है, अगर ये इसको दे रहा है लेकिन प्लांट सेम है, देन आपका ये भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। Bisexual flowers can pollinate both by self and cross pollination। ये बात सही है कि जो हमारे bisexual flowers होते हैं वो self pollination भी कर सकते हैं और cross pollination भी कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट साइंस एज इंक्वायरी। साइंस को हम जब इंक्वायरी के रूप में देखते हैं तो साइंस एज इंक्वायरी का पहले मतलब समझते हैं क्या। तो बेटा, साइंस एज इंक्वायरी की जब मैं बात करती हूँ तो इसमें जो बच्चा है एक रियल साइंटिस्ट की तरह काम करता है, रियल साइंटिस्ट की तरह काम करता है। अब इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बच्चा क्या करता है बेटा, इसके अंदर बच्चा क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस जो उसको दिए जाते हैं, क्वेश्चन या जो भी काम दिया जाएगा उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, एग्जामिन करेगा डाटा को, एग्जामिन करेगा डाटा को, और क्या करेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा उस चीज को लेकर, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा उस डाटा को लेकर, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होगा बेटा, बच्चा हर एक वो चीज करेगा जो कि एक साइंटिस्ट करता है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, बच्चा इस एक्टिविटी में कैसा है, एक्टिवली इन्वॉल्व है, कैसा है, एक्टिवली इन्वॉल्व है। और क्या चीज डेवलप्ड हो रही है यहाँ पे, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग। क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग। जहाँ बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है उसी को हम बोलते हैं साइंस एज इंक्वायरी। अब समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस को। ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीफ। यहाँ पे सिर्फ बेटा ऑब्जर्व करने को बोला है, तो ऑब्जर्व में बच्चा कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, कुछ भी डाटा को एग्जामिन नहीं करेगा, स्पेशली यहाँ पे कुछ रिसर्च वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि एक आपकी लीफ ऐसे है और एक ऐसे है, तो उसमें कुछ उसने रिसर्च नहीं करा। जब हम बेटा क्लासीफाई करने को बोलते हैं तब भी उसने कोई रिसर्च नहीं करा, वो बस बता देगा कि ऐसे वाले प्लांट्स इसमें आएंगे, ये प्लांट्स इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। क्या उसने अपनी कोई नॉलेज यूज करी? नहीं, उसने बस उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज थी उसके बेसिस पे उसने क्या करा, क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट है एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। नाउ दिस इज
द पॉइंट। अब आप एक समझिए, उसको क्या करना है, उसको बेटा जो हमारे ग्राम सीड्स होते हैं उनके जो जर्मिनेशन है पहुंचाना होता है, जैसे अंकुरण करना होता है, कि वो उनका जो अंकुरण है वो किस किस फैक्टर पे अफेक्ट करता है। हमें जब ये फाइंड आउट करना है, तो बच्चा क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लाके देखेगा, सोचेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि किस किस फैक्टर से इस पे असर हो सकता है। फिर वो उसे अलग अलग कंडीशंस में लाके देखेगा कि मैं जब इसको ऐसे करता हूँ तो ये होगा, वैसे करता हूँ तो ये होगा। फिर एक वो अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कंसेप्ट को लेके, फिर एक वो जनरलाइजेशन देगा। ठीक है, इसमें उसकी क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप होगी, हाईली एंगेज रहेगा। इसी को हम बोलते हैं साइंस एज इंक्वायरी। क्या बोलते हैं? साइंस एज इंक्वायरी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट का है ओके, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस, दोनों को समझेंगे बेटे। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज ऑब्जर्वेशन होती है, क्या चीज इन्फरेंस होती है। और इसको समझाने का मैं आपको एक बेस्ट तरीका समझाती हूँ। यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल लूंगी, एक बी और एक सी। ठीक है, एक है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एक है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात बताइए, यहाँ पे एक लाइम वाटर था, आपको एक्सपेरिमेंट याद होगा। ठीक है, ये लाइम वाटर था। अब यहाँ पे बेटा एक ट्यूब से हमारा यहाँ पे क्या आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई थी, CO2 आई, जिसकी वजह से ये जो वाटर था मेरा, ये कैसा हो गया था, ये वाइट कलर का हो गया था। मैं ग्रे से बना देती हूँ, इस तरीके से हो गया था, मिल्की मिल्की सा हो गया था। ठीक है, अब ये लाइम वाटर जब पास हुआ, मतलब लाइम वाटर जो है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से आपका क्या हुआ, पास हुआ। तो अब आप मुझे बताओ, ये आपको कैसे पता चला? आपने इस लाइम वाटर को मिल्की होते हुए देखा ना। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये मेरा क्या है, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को अपने आईज से होते हुए देखा है, अपने सेंस ऑर्गन की मदद से देखा है। सो दिस इज अ ऑब्जर्वेशन। अब एक आता है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो मुझे ये बताओ, क्या मेरे को, मैंने मान लो यहाँ पे यहाँ पे क्या करी, यहाँ पे मैंने गैस जला दी, और मैंने कुछ नहीं करा। तो क्या आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एयर जो है वो एक्सपेंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। वहीं मैंने क्या करा कि यहाँ पर एक आपका आपका वेसल लिया, यहाँ पे एक बैलून लगा दिया, डिफ्लेटेड बैलून। और जब मैं इसे गर्म पानी में लेके गई, यहाँ पे जब मैं गर्म पानी में लेके गई, तो इसके पार्टिकल में क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आई। काइनेटिक एनर्जी आने की वजह से क्या हुआ बेटा, ये इन्फ्लेट हो गया, ये फूल गया, ये बैलून क्या हुआ, फूल गया। तो जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा, तभी तो मुझे पता चला कि मेरी जो एयर है वो हीट होने पे एक्सपेंड होती है। करेक्ट। क्या बिना एक्सपेरिमेंट करे मुझे नहीं पता चल रहा था कि एयर एक्सपेंड हो रही है, नहीं हो रही? इस वजह से ये क्या है, ये मेरा इन्फरेंस होगा। क्या होगा, इन्फरेंस होगा। अब देखते हैं, तो ये मेरा क्या है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, इन्फरेंस, लाइम वाटर टर्न मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब मेटल ऑक्साइड बेसिक है, ये कैसे है, ये मैं देख के तो नहीं बता सकती, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, इन्फरेंस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये भी मेरा क्या है, इन्फरेंस है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल। एक बात हमेशा याद रखेंगे बेटा, कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसकी जो मात्रा होती है वो क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। जिसकी वजह से जो हमारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं, यानी कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं जल्दी 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 जल्दी, ताकि उनकी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, अब
assertion पढ़ते हैं, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर। स्लोअर नहीं होता बेटा, लैंड एनिमल से क्या होता है, फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस जो होती है लार्ज अमाउंट की डिजोल्व ऑक्सीजन में, प्रेजेंस आपका क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक। देखिए बेटा, वहाँ पे लार्ज अमाउंट में नहीं बल्कि स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, डिजोल्व होता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से उनकी जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट मेरे क्या हैं, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है कि फिलामेंट जो होता है इनकैंडेसेंट बल्ब का वो टंगस्टन का बनता है, ये बात आप सभी को पता है, ट्रू है। टंगस्टन का लो रेजिस्टेंस होता है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेटा आपको पता है कोई भी वायर ये हीट एंड ग्लो कब करेगा, कोई भी वायर ये हीट एंड ग्लो कब करेगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके रुकेगा, करंट आके रुकेगा, करंट इकट्ठा होगा। और वो करंट कब इकट्ठा होगा, जब इसका क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, करंट को रोकने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की क्षमता। और क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा करंट आने पे भी इसका तार क्या हो, टूटे नहीं, गले नहीं, जले नहीं। जले इन द सेंस में टूटे नहीं बेसिकली। तो इन्होंने बोला रोल रेजिस्टेंट, नहीं बेटा हाई रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। एंड ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स, जो ओडोमीटर होता है कार के अंदर वो क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। याद रखेंगे ओडोमीटर हमेशा डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेके बेटा कौन सी बात सही है, इसको देखते हैं। इन्होंने बोला है कि रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर। बिल्कुल बेटा ये बात बिल्कुल गलत है। ये कहते हैं कि आप कोई भी मतलब प्रोसीजर यूज कीजिए, रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, आप सभी को पता है। डिफरेंट अप्रोच होंगे, अगर आप केमिकल रिएक्शन करेंगे, अगर अगर पानी में वाटर डाल रहा है या सॉरी, अगर आप एसिड में वाटर डाल रहे हो या वाटर में एसिड डाल रहे हो, तो दोनों प्रोसीजर चेंज हो गए तो रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो ये बात तो स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। सोशल कंटेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एन इन्वेस्टिगेशन, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। देखिए हम किस सोसाइटी में रहते हैं या हमारा सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसका जो इन्फ्लुएंस है हमेशा एक इन्वेस्टिगेशन पे पड़ता है। क्योंकि हम उस चीज को उसी नजरिए से देखते हैं, उसी नजरिए से हम सोचते हैं, और इवन इन्वेस्टिगेशन भी हम उसी डिमांड में करते हैं। जैसे कि अगर एक छोटा सा एक अलग से मैं एग्जांपल समझाती हूँ, अगर किसी के घर में फाइनेंसिस की दिक्कत है और उसको बोला जाए कि आप कोई ऐसा तरीका, मतलब आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना हो तो आप क्या करोगे, तो वो कुछ आपको फाइनेंशियल कंटेस्ट के में बताएगा कि मैं ऐसे फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसे ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि उसका सोशल बैकग्राउंड वैसा ही है। उसी तरीके से क्या है, अगर किसी के घर में फाइनेंस की दिक्कत नहीं है बट उसके घर में किसी और चीज़ की दिक्कत है, तो वो उसके कंटेक्स्ट में बात करेगा। तो हमारा सोशल बैकग्राउंड हमारी इन्वेस्टिगेशन को, हमारी सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, हमेशा याद रखेंगे। डाटा एविडेंस सेम होते हैं, गलत बात है, बिल्कुल डाटा अलग होता है। बेटा डाटा क्या होता है, रॉ इंफॉर्मेशन होती है जो बस कलेक्ट की जाती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। एविडेंस क्या होता है, एविडेंस वो सबूत होते हैं, वो प्रमाण होते हैं जो हमारे को किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये कॉन्क्रीट होते हैं एविडेंसेस, ठीक है, ये आपने बहुत रिसर्च के बाद ढूंढे होते हैं। तो ये गलत है। कोई यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं होता, सही, ये बात सही है। हर एक चीज को करने का एक अलग अलग तरीका होता है, सारे साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई यूनिवर्सल मेथड नहीं होता। सो दिस इज राइट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion है, इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस। एक बात याद रखेंगे बेटा, हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा हमेशा बेटा कभी भी हम एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाते, एसिड में पानी वाटर नहीं मिलाते, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। क्योंकि हमारा ये कैसा होता है रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हमेशा क्या करते हैं,
पानी के अंदर बूंद बूंद करके हम एसिड को डालते हैं डाइल्यूशन के लिए। तो ये बात सही है कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी के अंदर एसिड मिलाना चाहिए, ना कि एसिड के अंदर पानी। क्योंकि डाइल्यूशन जो होता है एसिड का वो कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछने का जो रीज़न होता है साइंस क्लासरूम में वो क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करना। बिल्कुल सही बात है। देखिए पूरी साइंस ही इसलिए है ताकि क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट कर सके। टू डिस्टर्स बिटवीन स्टूडेंट, क्या बच्चों के अंदर भेदभाव करना है, नहीं बेटा, हमारा कभी भी पर्पस बच्चों के अंदर भेदभाव करना नहीं होता। टू डेवलप कम्युनिकेशन, अगर आपको ये लग रहा है कि मैम कम्युनिकेशन करना है नहीं तो अभी छोड़ सकते हैं और ऑप्शन की तरफ जाइए। क्या हम साइंस में डाइवर्जेंट क्वेश्चंस कभी भी इसलिए करेंगे ताकि हमें ये पता चले गिफ्टेड स्टूडेंट कौन है, नो, कभी भी नहीं। हम कभी, हमारा पर्पस बेटा ये है ही नहीं। ऑल्टरनेट कंसेप्शंस, यस, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इसलिए करते हैं ताकि हम ये सोच जान सकें कि बच्चे के अंदर उस कंसेप्ट को लेके ऑलरेडी से क्या थिंकिंग है, ताकि फिर हम उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे को हम कंसेप्ट्स को पढ़ा सकें, उनके ऑल्टरनेट कंसेप्शंस को ऑल्टर करने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें। तो ये बात सही है। टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन द साइंस, क्या हम, तो देखिए ये भी बात सही है। अब आपको देखो हमें ये पता चल रहा है कि मेरे को बी नहीं चाहिए, तो बी किस किस में है बेटा, ये तो ऊपर के 3 बी हैं, बी मुझे चाहिए नहीं, तो एक ही ऑप्शन बता, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13। एक एटॉमिक नंबर है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 13, एक बी है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 17। इसका मैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर 8 आते हैं, देन 8 आते हैं। लेकिन अब मेरे क्या बचे, 2 13 थे, 2 8 10, अब बचे कितने 3। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैं यहाँ करूँगी, 2 8, यहाँ क्या बचा 7। अब मुझे ये बताइए इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 हमारा गेन करना पड़ेगा। तो ए के नीचे क्या आएगा मेरा 3, बी के नीचे मेरा क्या आएगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा क्या आएगा, AB3 मेरा केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डिस्कस ऑन द सोशो साइंटिफिक इशू इन द क्लास हेल्प्स इन। जब हम सोशो साइंटिफिक इश्यूज की बात करते हैं क्लास के अंदर तो वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, चलिए देखिए समझते हैं। सोशल साइंटिफिक इश्यूज क्या होते हैं, सोशल साइंटिफिक इश्यूज वो इशू होते हैं जो कि बेटा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम होते हैं उन्हें हम सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एथिकल डायलेमा से कनेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है बेटा। ये बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो इसलिए आप इसे डायरेक्टली समझिएगा। इसमें क्या है ना, डायरेक्टली साइंस वाला रोल नहीं है, यहाँ सोसाइटी का रोल ज़्यादा है। तो आर्गुमेंटिव स्किल्स, हमारे को आर्गुमेंटिव स्किल्स लर्नर्स के अंदर डेवलप करनी है, सही बात है। मल्टीपल पर्सपेक्टिव आते हैं, सही बात है। बच्चों को जो हमारे सिटीजन्स हैं उन्हें साइंस एक्टिविटीज़ में एंगेज करना है, ये भी सही बात है। अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि साइंस के डेवलपमेंट में सोसाइटी का क्या रोल है, ये बेटा सोशो साइंटिफिक इशू का पर्पस नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन एंड द फ्लो ऑफ विंड्स। तो बेटा आपने पढ़ा होगा कि विंड्स क्यों जनरेट होती हैं। मान लीजिए एक क्या है, एक है आपका लैंड, एक है ये क्या है, ये है सी। तो जब दिन का समय होता है, डे का टाइम होता है, तो जो हमारी बेटा लैंड की जो एयर होती है, जो ये लैंड की एयर होती है, ये कैसी होती है, ये गर्म हो जाती है। लैंड की एयर क्या होती है, ये गर्म हो जाती है। गर्म होने की वजह से बेटा ये जो एयर है ये क्या होती है, ये एयर मेरी ऊपर की साइड चली जाती है।
हल्की होने की वजह से ऊपर जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मेरा बेटा ये स्पेस खाली हो गया, ये वाली एयर क्या हुई, खाली हुई, तो ये वाला स्पेस खाली हो गया। तो अब क्या होगा बेटा, ये जो ओशन वाली एयर है, ये जो ओशन वाली एयर है, वो इसके स्पेस को फिल करेगी, यहाँ पे आके फिल करेगी। अब जब ये फिल करेगी तो ऊपर का स्पेस खाली हो गया। तो अब ये वाली जो एयर है बेटा, जो लाइट एयर थी, वो ऊपर चली जाएगी सी के ऊपर। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या हो रहा है, एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, एयर हमारी मूव कर रही है। तो ये क्या कहते हैं कि कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से विंड जनरेट होती है, फ्लो होता है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का अनइवन तरीके से हीट होना, और सी का, ओशंस का होना। तो यानी कि ऑप्शन ए एंड बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड। ये बात सही है। देखिए कर्व्ड होंगे तो क्या होगा ना, आपकी जो साउंड वेव्स हैं स्ट्राइक होके वो बेटा सब जगह रिफ्लेक्ट करेंगी, इसलिए क्या होता है, आपके जो कर्व बनाए जाते हैं, ठीक है, देखिए इस तरीके से कर्व बनाए जाते हैं। तो ये बात सही है, रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके आपका बेटा ये आपका एसिड एंड बेस इंडिकेटर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ये तो आपको देखो याद करना पड़ेगा। टर्मरिक जो होता है बेटा, एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं दिखाता और बेस के अंदर रेड कलर देता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। चाइना रोज इंडिकेटर एसिड में डार्क पिंक और आपका बेस में ग्रीन कलर देता है, ठीक है। और फिनोल्फिन जो होता है बेटा, एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज बेटा आपका एसिड में ऑरेंज कलर ही देता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्री आइडेंटिकल होल्स आर पंच एट डिफरेंट लेवल हाइट्स इन द प्लास्टिक बॉटल। देखिए ये मेरी क्या है, दिस इज द प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। ये मैं एक प्लास्टिक बॉटल बना देती हूँ, दिस इज द प्लास्टिक बॉटल। अब क्या है, इन्होंने बोला है तीन आइडेंटिकल होल्स आर पंच्ड, मतलब एक साइज के हमने क्या करे, होल्स करे। तो मैंने एक होल यहाँ कर दिया, एक होल यहाँ कर दिया, एक होल यहाँ कर दिया, ठीक है। द बॉटल इज फिल्ड विद वाटर। अब पानी से भर देते हैं बॉटल को, चलिए पानी से भर देते हैं। बॉटल इज फिल्ड विद वाटर, ये मैंने क्या करा, बॉटल को पानी से भर दिया, समझ जाइएगा। ये बॉटल को पानी से मैंने यहाँ पे भर दिया, ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए अब एक बात समझिए, मैं इनको मार्क करती हूँ पॉइंट्स। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों पॉइंट में सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे होगा, जितना हम डेप्थ में जाते हैं उतना ज्यादा प्रेशर होता है, यानी कि पॉइंट सी पे प्रेशर ज्यादा होगा। अब बेटा हमेशा याद रखेंगे, जिस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, जहां प्रेशर ज्यादा होगा उसका पानी भी उतना दूरी पे ज्यादा गिरेगा। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उसका पानी उतना ही दूर गिरेगा। बी पे उससे कम होगा तो उससे कम गिरेगा दूरी पे, और ए पे उससे भी कम प्रेशर है तो वो नीचे की साइड गिरेगा। अब ऑप्शन देखते हैं। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल कम्स फ्रॉम विद द ग्रेटेस्ट फोर्स, सबसे ज्यादा फोर्स के साथ आएगा, सही बात है। वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल्स कम आउट विद द ग्रेटेस्ट फोर्स, नहीं बेटा, सबसे लेस फोर्स से आएगा। सभी होल से इक्वल फोर्स आएगा, नहीं बेटा ये भी गलत है। वाटर फ्रॉम द लोएस्ट होल सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिरेगा, हाई प्रेशर होने की वजह से, बिल्कुल सही बात है। वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, नो। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट सेम डिस्टेंस, नो। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, यानी कि ए और डी मेरे ऑप्शंस बेटा सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल्टरनेट कंसेप्शंस इन साइंस। पहले तो ये समझिए ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होते क्या है बेटा। ऑल्टरनेट कंसेप्शंस वो कंसेप्शंस होते हैं जो बच्चों ने क्या करे होते हैं बेटा, अपने बचपन से देखे हुए होते हैं, ठीक है, और वो उन्हीं उन्हीं कंसेप्शंस को सही मानते हैं। मतलब क्या है, यानी कि ये वो बातें होती हैं, ये वो चीजें होती हैं जो बच्चा बचपन से देखता आ रहा है, ठीक है, वो उन्हें ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा है और उनका इफेक्ट भी देखता हुआ आ रहा है, और उन्हीं चीजों को वो सही मानते चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है,
उसने देखा कि एक भारी सा बॉक्स है वो नीचे गिरता है, तो उसका मानना ये है कि वो जो भारी सा बॉक्स जो है वो नीचे इसलिए गिरा क्योंकि वो बहुत वजनी है। उसे ये नहीं पता कि वो नीचे इसलिए गिरा क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ने उसे अपनी तरफ खींचा है। उसे ये पता है कि उसमें जो वजन है वो वजन होने की वजह से वो जो बॉक्स है वो नीचे गिरा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्शन। तो ये कहते हैं इसमें से कौन सा फीचर ऑल्टरनेट कंसेप्शंस का नहीं है। आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, ये कहते हैं कि ये जो आइडियाज होते हैं उनका कॉज और इफेक्ट रीजनिंग को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते। नहीं बेटा, देखिए उनका अपना जो कॉज है वो सही है। अगर आप प्रैक्टिकली उनके नज़र से सोचेंगे तो वो बात सही है कि वजन होने की वजह से नहीं है, क्योंकि तब तक उन्हें ग्रेविटेशन का नहीं पता। तो यही स्टेटमेंट सही नहीं है। इनके हमेशा याद रखेंगे बेटा, ऑल्टरनेट कंसेप्शंस में आइडियाज उनके जो होते हैं स्टेबल होते हैं, जल्दी से चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। और ये किस वजह से डेवलप होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास वो चीज़ें देखी होती हैं, ऑब्जर्व करी होती हैं। ये सब ऑल्टरनेट कंसेप्शंस को लेके बातें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद द 1/4 ऑफ द पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड ए है, ठीक है, एक लिक्विड बी है। जो लिक्विड ए है उसमें क्या है, ये मैं पानी का लेवल बना देती हूँ यहाँ पे। लिक्विड ए में क्या है, 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड। चलिए रेड कलर का बॉक्स बनाते हैं। तो ये एक बॉक्स है, इसका बेटा क्या है, 1/4 पार्ट आपका बाहर है और 3/4 अंदर है। इसका क्या है, 3/4 बाहर है, 1/4 अंदर है। तो इसका मतलब बेटा इस वाले पे बाइंड फोर्स ज्यादा लगा होगा, तभी तो वो ऊपर बाहर है। तो अब इन्होंने पूछा है कि इसके बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो याद रखेंगे बेटा, जिसका बाइंड फोर्स ज्यादा होगा, जो लिक्विड बाइंड फोर्स ज्यादा लगाएगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो बाइंड फोर्स ज्यादा लगाएगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो बाइंड फोर्स यहाँ पे कौन सा लगा रहा है ज्यादा, लिक्विड भी, तो इसकी डेंसिटी भी ज्यादा हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर है क्लास 7 का, उसे बेटा बच्चों के अंदर ऑल्टरनेट कंसेप्शंस को फाइंड आउट करना है। टॉपिक है एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो इनमें से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी यूज वो करेगा। तो देखिए सबसे पहली बात, ड्राइंग करके कर सकते हैं, क्योंकि बेटा हम जब बच्चों को ड्राइंग करने के लिए देते हैं तो वो अपनी इमेजिनेशन को, अपनी सोच को उस पर ड्रॉ करते हैं, तो ये एक अच्छा तरीका होता है। चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट बेटा हमेशा येस और नो में आंसर देता है। हम उनके ऑल्टरनेट कंसेप्शंस वो क्या सोचते हैं हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। हम उनसे पूछेंगे यस नो, लेकिन वो उस बारे में क्या सोचते हैं वो नहीं बता पाएंगे। तो चेकलिस्ट इज नॉट एन ऑप्शन, चेकलिस्ट इज नॉट एन ऑप्शन। ग्रुप डिस्कशन में बिल्कुल हो सकता है। डायग्नोस्टिक क्वेश्चन में हम पता कर सकते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्शन को। पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो में नहीं पता कर सकते। रीजन बीइंग, पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो बेटा स्टूडेंट का कलेक्शन होता है जो उसने पूरे थ्रू आउट द ईयर एकेडमिक में कैसा परफॉर्म किया, उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही, वो सब बताता है, ना कि ये कि बच्चा किसी टॉपिक के बारे में क्या सोच रहा है। तो पोर्टफोलियो नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। डायग्नोस्टिक क्वेश्चनरिंग, इंटरव्यू करके हम पता कर सकते हैं, ड्राइंग करके हम पता कर सकते हैं कि बच्चा उस टॉपिक के बारे में, उस चीज के बारे में क्या सोचता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है बेटा जो अगर हम एक्सेसिव यूज करेंगे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो होता है सॉइल इरोजन। क्यों, क्योंकि सॉइल इरोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, नेचुरल कॉजेज की वजह से जो सॉइल होती है, टॉप लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या फर्टिलाइजर्स आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये आपका बेटा मिरर लेंस, मिरर से क्वेश्चन आया हुआ है, आप सभी को पता होगा। देखिए आपका क्या होता है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स। इन्हें बेटा याद रख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। देखिए प्लेन मिरर क्या करती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देती है, और कॉन्वेक्स मिरर भी क्या देती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेम। प्लेन मिरर होगा तो साइज सेम होगा, और कॉन्वेक्स होगा तो स्मॉल साइज होगा, बस इन दोनों में डिफरेंस है। अब कॉनकेव में क्या होता है बेटा,
वर्चुअल इरेक्ट भी दे सकती है, रियल इन्वर्टेड भी दे सकती है, साइज स्मॉल भी हो सकता है और बिग भी हो सकता है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हमें आइडेंटिफाई करना है क्या वो प्लेन मिरर है, क्या वो कॉन्वेक्स मिरर है। अगर इन दोनों में से नहीं है तो वो कॉन्केव मिरर होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। मिरर ए मेरा वर्चुअल और इरेक्ट है, लेकिन साथ में क्या है, सेम सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज क्या है, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो मिरर मेरा कैसा हुआ, प्लेन। रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड बेटा मेरा एक ही होता है, दैट इज कॉनकेव। ठीक है, रियल इन्वर्टेड देन अगेन कॉनकेव। वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट मतलब या तो प्लेन हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा। अब छोटा होने की वजह से मिरर कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट्स डाउन द ऑब्जर्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। अब आपको यहाँ पे बेटा बताना है कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, जब हम पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम मेटल, वो पानी के साथ हाईली रिएक्ट करता है, पानी के साथ हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो पॉप साउंड सुनाई देगी, वायलेंटली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। और जब बेटा वायलेंटली वो रिएक्ट कर रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे हो सकती है, रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज होगी ना। एंडोथर्मिक में क्या होता है, एंडोथर्मिक के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, याद रखेंगे। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट आपकी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब हीट। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, क्या होती है, हीट रिलीज होती है। एग्जाम्पल, एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस, याद रखेंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं हम, हीट एनर्जी का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और एक्सोथर्मिक का तो एग्जांपल है, जैसे पोटेशियम मेटल को हमने क्या डाला, कोल्ड वाटर के अंदर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। S1 फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बात सही है। रेस्पिरेशन मेरा एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बेटा ऑप्शन दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कौन सी बात सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि रेन वाटर को इकट्ठा करना। तो अगर हम रेन वाटर को इकट्ठा करेंगे तो ग्राउंड वाटर है वो कंजर्व होगा, सही बात है। लोकल फ्लडिंग रिड्यूस होगी, सही बात है। ड्रेनेज प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी बल्कि ड्रेनेज प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये तो गलत है। इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स में यूज किया जाता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सुटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। बेटा इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप करनी है तो कौन सा अच्छा तरीका है, पहले ये समझिए इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। स्पेसिफिक टू जनरल, क्या होती है, स्पेसिफिक टू जनरल, या हम कह सकते हैं एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। यानी कि बच्चा क्या करता है, एग्जाम्पल की मदद से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट देता है, ये होते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। तो सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें बेटा आप वो इंडक्टिव रीजनिंग तक नहीं पहुंच पाएगा, कोई जनरलाइजेशन नहीं देगा। जो प्रीवियसली बेस्ड आपके फॉर्मुलेज हैं उनको लेके सॉल्व करेगा। बच्चा अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा है तो उसमें भी कोई जनरलाइजेशन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। हाँ, अगर हम बच्चे को ये कहते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेजर कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए प्लेन मिरर में, तो वो इस एक्टिविटी को करने के बाद वो क्या करेगा, हमारे को एक एग्जाम्पल देगा कि अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 1 की 10 है तो रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री आ रहा है। अगर मेरा 20 है तो यहाँ 20 आ रहा है, रिफ्लेक्शन 30 है तो 30 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो ये क्या हुआ, एग्जाम्पल टू क्या गया, जनरलाइजेशन गया, स्पेसिफिक गया कि हाँ ऐसा होता है। यही इंडक्टिव रीजनिंग होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्पर्म्स ऑफ ए मैन फ्यूज विद टू एग्स। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए बेटा, आइडेंटिकल आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, 1 to 1 चलता है, याद रखेंगे 1 to 1। और फ्रैटर्नल में क्या चलता है, 2 to 2, बस इतनी बात याद रखेंगे, 2 to 2। यानी कि आइडेंटिकल में 1 egg फ्यूज विद 1 sperm एंड फ्रेटर्नल में 2 egg फ्यूज विद 2 sperm। इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला है 2 sperm ऑफ ए मैन फ्यूज करते हैं 2 eggs ऑफ ए वुमेन, तो ट्विंस कैसे होंगे, पक्का फ्रेटर्नल होंगे। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये कहते हैं सभी मटेरियल अलग अलग तरीके से हीट फ्लो
नहीं करते। डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू द सेम वे, बिल्कुल सही बात है बेटा। जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनमें हीट फ्लो नहीं होता, जो हमारे आपके सॉरी इंसुलेटर्स होते हैं उनमें नहीं होता, कंडक्टर्स में होता है। तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से हीट को फ्लो करते हैं। कंडक्शन सॉलिड में जल्दी होता है, सही बात है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा पास पास होते हैं तो उनमें हीट जल्दी फ्लो होता है। दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना ज़रूरी है हीट के फ्लो के लिए, ये बात भी सही है। कि आपने माध्यम क्या हो सकता है, एयर यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी तीनों माध्यम हो सकते हैं, लेकिन हमारा कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। ये कहते हैं कंडक्शन गैसेस में नहीं होता। देखिए अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ठीक है ये कहीं ना कहीं बात, लेकिन बात क्या है बेटा, ये कहना गलत होगा कि कंडक्शन बिल्कुल नहीं होता। गैसेस के अंदर स्लो होता है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते या महसूस नहीं कर सकते, लेकिन कंडक्शन उसमें भी होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत होगा। सो गाइज दिस इज ऑल, जुलाई 2024 का पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस को ला सकूं। और अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कम दिन बचे हैं अब आपके एग्ज़ाम के लिए, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपरेशन करा सकूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।